मैं दो मुद्दों पे आप लोगों के माध्यम से चर्चा करूंगा, बात करूंगा। आज देश के अंदर आप देख रहे हैं कि एक ऐसी आज राजनीति का दौर शुरू हुआ है जिसमें जो हमारे देश की एक राजनीतिक संस्कृति रही है और राजनीति करने का अंदाज रहा है जिसके लिए इस देश को जाना जाता था, आज कहीं न कहीं देश के अंदर वो संस्कृति, वो अंदाज जो है उसके ऊपर हमला हो रहा है, उसके ऊपर चोट दी है। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, 5वीं बार के सांसद हैं और देश के एक बड़े नेता होने के साथ साथ ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जिस परिवार का इस देश के लिए शहादतों का इतिहास है। आज उनको लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर आप इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, एक सुनियोजित रणनीति के तहत राहुल गांधी को निशाना बनाने की रणनीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आप देखिए, पहले एसपीजी की जो सिक्योरिटी थी उसको विड्रॉ किया गया, उसको बदला गया और उसके बाद अब इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं ताकि उनकी कही बातों से लोग या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिनका एजेंडा गांधी परिवार के खिलाफ रहा है वो लोग प्रवोक हों और प्रवोक होकर इस तरह की, जैसे रवनीत बिट्टू ने कहा कि सबसे बड़ी आतंकी, और रवनीत बिट्टू कौन, उनका इतिहास क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उसको अगर आप देखेंगे, बेअंत सिंह के पोते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार में पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और आतंकवाद का खुद वो शिकार हुए, शहीद हुए, शहादत दी। कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, भाजपा में गए, चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बावजूद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको शामिल किया गया। और जिस व्यक्ति को चुनाव हारने के बावजूद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया वो कह रहा है कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकी हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि चुनाव हारने के बावजूद जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया, अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल किया और वो इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि इस तरह का काम करने के लिए ही, इस तरह की भाषा बोलने के लिए ही और राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का जहर उगलने के लिए ही उनको चुनाव हारने के बावजूद केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है उसमें शामिल किया गया है। एक व्यक्ति कह रहा है कि राहुल गांधी की जीप काट के लाओ, मैं 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। एक यूपी का मंत्री कह रहा है कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकी हैं और ऐसे कई उदाहरण हैं। एक आपके धर्मशाला में ही एक केंद्र के मंत्री आए 98, वो जो कह के गए आप लोगों के समक्ष ही कहा उन्होंने। तो एक ऐसी रणनीति के ऊपर काम किया जा रहा है कि पहले एसपीजी की सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है, उसको बदला जाता है, उसके बाद इस तरह के बयान दिलाए जाते हैं कि राहुल गांधी के प्रति लोग या जो राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ जिनका एजेंडा है और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं प्रवोक हों और हिंसात्मक कार्यवाही जो है वो राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ जो है उसको अंजाम दें। इस रणनीति के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो है काम कर रही। और दुर्भाग्यपूर्ण सबसे ज्यादा तब हो जाता है जब केंद्र का एक मंत्री इस तरह की बात करता है, इस तरह के वक्तव्य देता है कि नफरत जिसमें हो, जिसमें घृणा हो, जिसमें द्वेष हो, जिसमें नेता प्रतिपक्ष को, देखिए क्या समय आ गया हिंदुस्तान की राजनीति में। अब राहुल गांधी कोई साधारण नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, वो देश की संसद के अंदर, देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं।
आप तो नेता प्रतिपक्ष की बात सुनने की बजाय, नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देने की बजाय, उनकी बात को तवज्जो देने की बजाय, उनकी बात को अधिमान देने की बजाय आप राहुल गांधी को शत्रु समझ रहे हैं और शत्रु समझकर उनको पॉलिटिकली, और मैं समझता हूँ उनकी जो रणनीति चल रही है उसके तहत फिजिकली भी एलिमिनेट करने के षड्यंत्र आप रचते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, उसका और क्या हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र के मंत्री जो हैं वो देने का जो काम है उसको अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों के माध्यम से जो कहना चाहता हूँ, चुनाव चल रहे हैं दो राज्यों में, हरियाणा में और आप हमारा बिल्कुल पड़ोसी है यहाँ से जम्मू कश्मीर, और दोनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार है और यहाँ तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबोधन है उनमें भी जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, हरियाणा का कोई मुद्दा नहीं है, वहां भी हिमाचल की बात हुई। प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह रहे हैं कि देखो हिमाचल में सरकार के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, हिमाचल में आर्थिक तौर पर सरकार दिवालिया हो चुकी है, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का भी यही हाल हो जाएगा। ये वक्तव्य प्रधानमंत्री का अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरीके का वक्तव्य जो है, मैं समझता हूँ कि जो फेडरल सिस्टम है, संघीय जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, उसके ऊपर भी प्रहार है। आप एक राज्य को नीचा दिखाकर, एक राज्य को बदनाम करके दूसरे राज्य का चुनाव जीतने का आप प्रयास कर रहे हैं और आप ये एक तरह से आप वहां के लोगों को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जे&के में और हरियाणा में नहीं बनाई, तो हरियाणा में भी जो है लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, हरियाणा जम्मू कश्मीर में भी जो है वो आर्थिक दिवालियापन का शिकार हो जाएंगे। तो ये कैसी राजनीति आप कर रहे हैं देश के अंदर? आप थ्रेटन कर रहे हैं वहां के लोगों को कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपकी वो हालत कर देंगे जो हमने हिमाचल की हालत की है। अब हिमाचल की स्थिति क्या है? मैं कल एक टीवी चैनल ने मुझे फोन पे लिया था और हरियाणा के ऊपर वो बात कर रहे थे, तो वहां के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि पिछले 3 महीने से हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी नहीं हुई। अब देखिए कितना झूठा प्रचार कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने पहले तो हिमाचल प्रदेश के खिलाफ षड्यंत्र किया, हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर कमजोर करने में देश के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद विषम आर्थिक परिस्थितियों के होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कभी ओवरड्राफ्ट नहीं होने दिया। आपने हर तरह के आर्थिक प्रतिबंध, हर तरह की आर्थिक कटौतियां हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद की। आपने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। आप हिमाचल की चर्चा अगर हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं तो मैं एक चीज से आपको आगाह करना चाहता हूं, आप डट के हिमाचल का प्रचार करिए, हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि न हरियाणा में आपके पास हरियाणा से संबंधित कोई मुद्दा है, न जम्मू कश्मीर में भी आप 10 साल से अप्रत्यक्ष तौर पर जो है सत्तारूढ़ हैं, गवर्नर का राज है 10 साल से जम्मू कश्मीर में भी। तो केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वही वहां का शासन और प्रशासन चला रही है। तो पिछले 10 सालों से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आप लगातार सत्तासीन हैं, इसके बावजूद आप हरियाणा की और जम्मू कश्मीर के मुद्दों की बात नहीं कर रहे, आप हिमाचल की बात कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि आप इन दोनों स्टेटों में चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आपको वहां के मुद्दों की बजाय हिमाचल की बात वहां कर रहे हैं, हिमाचल का खौफ दिखा रहे हैं आप कि जैसे अगर आपने हमें वोट नहीं दिया, नरेंद्र मोदी का साथ अगर आपने नहीं दिया तो हम आपकी वही हालत करेंगे तो हमने हिमाचल की है। ये बहुत शर्मनाक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कह रहा था कि विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा आर्थिक संकट नहीं है जिसका भाजपा प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल से संबंधित नेताओं ने हमेशा केंद्र में जाकर हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली जो कोई सहायता है उसको रोकने का काम किया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार, प्रदेश में जो हमारे आर्थिक संसाधन हैं
उनको बढ़ाने के लिए प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है किस तरीके से मजबूत हो, किस तरीके से प्रदेश की जो निर्भरता है वो कर्ज और जो केंद्र है उसके ऊपर कम हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और उसमें प्रदेश सरकार को सफलता भी मिली है। 22% रेवेन्यू हमारा जो है वो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर उसमें इंक्रीज हुआ है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है जिसमें नफरत फैलाई जा रही है। राहुल गांधी को लेके जो टारगेट जो किया जा रहा है उसमें ये जो सिक्योरिटी विड्रॉ की गई या बदली गई एसपीजी की या जिस तरीके से इस तरह के संबोधन किए जा रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं कि लोगों में तो एक सेक्शन को किसी को प्रवोक किया जाए राहुल गांधी के खिलाफ, इसके पीछे है क्या? राहुल गांधी आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जो है वो मोची की दुकान पे भी मोची के पास भी चले जाते हैं, वो कुली के पास भी जा रहे हैं, वो किसान के खेत में भी जा रहे हैं, वो नौजवानों के बीच भी जा रहे हैं। कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जहां राहुल गांधी नहीं जाते और पब्लिक के साथ उनका एक डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो कार्यक्रम उनका चल रहा है। जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, मणिपुर में यहाँ तक जब मणिपुर जल रहा था जिसमें आज दिन तक देश के प्रधानमंत्री ने जाने की जरूरत नहीं की, वहाँ 2 बार राहुल गांधी जाकर दोनों समुदाय जो आपस में जिनका कॉन्फ्लिक्ट है उनके लोगों में बिना वो बहुत बड़े सिक्योरिटी के ताम झाम के जाके जिस तरीके से उनके साथ मिल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तो उससे परेशानी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ऐसा करते नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि जब इस तरह के पब्लिक इंटरेक्शन में राहुल गांधी हो तो कोई ना कोई वारदात जो है वो अंजाम हो और राहुल गांधी से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पीछा छूटे। तो यही मैं समझता हूँ कि इनकी रणनीति है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक परिवार जिसकी दादी ने अपने सीने के ऊपर इस देश की एकता, अखंडता और आतंकवाद को समाप्त करने के एम्स में अपने सीने के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर दर्जनों गोलियां खाई, जिसके पिता जिनके शरीर पे बम से चिथड़े कर दिए गए, उस परिवार के बेटे को आप आतंकी कह रहे हैं। इससे बड़ा शर्मनाक पहलू आपकी राजनीति का कोई दूसरा हो नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। ओशो जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको जो है पाकिस्तान मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है, तो जिस तरह से कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में गारंटियाँ दी हैं वैसे ही गारंटियाँ हिमाचल में भी दी थी, लेकिन हिमाचल की गारंटियों पर आज बात नहीं करती है सरकार। तो क्या लगता है कि ये जो हरियाणा में जो नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसको गारंटी 2 कहें? नहीं, इसको गारंटी 2 और 1 का इशू नहीं है। ये हर राज्य की अलग परिस्थिति है, वो आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है। आपने भारतीय जनता पार्टी का वहाँ का मैनिफेस्टो देखा, हिमाचल का देखा है? हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती तो उन्होंने स्कूटी देने का वादा किया था, क्या दे पाते? वर्तमान जो आर्थिक स्थिति है उसके वजह से संभव था ही। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मैनिफेस्टो को भी उठा के देखें, हिमाचल के मैनिफेस्टो को भी उठा के देखें, JNK के मैनिफेस्टो